डिजिटल इंडिया करने से व्यापार आगे बढ़ रहा है। मैं मेरे व्यापार का उदाहरण दूं। पहले हम लोग जीएसटी से पहले परेशान रहते थे क्योंकि दिल्ली राज्य में कुछ और दर थी टैक्स की, उत्तराखंड राज्य में कुछ और दर थी टैक्स की और उत्तर प्रदेश राज्य में कुछ और दर थी। आज जीएसटी से एक देश एक कर। नमस्कार, मैं समीर अली। आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा की मुहिम है। आईपा प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जनहित के मुद्दे उठाता है। इसी कड़ी में हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर हितेश गर्ग जी। आप बुलंदशहर के व्यापारी हैं और राजनीति से बड़ा ताल्लुक रखते हैं। बातचीत करके जरूर समझेंगे कि बुलंदशहर में क्या फिजा है राजनीति की और इनको क्या लगता है कि बुलंदशहर में किस तरह के विकास की जरूरत है। बहुत बहुत स्वागत है आईपा पर आपका। धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है आपको बुलंदशहर में किस दिशा में जा रहा है चुनाव? देखिए, अभी तक जो बुलंदशहर में चुनाव चल रहा था मैं जो हमारा अपना आईक्यू था वो कहीं ना कहीं एक जाति और धर्म के ऊपर चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय से जो बड़े बड़े स्टार प्रचारक, गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हैं, तो अब चुनाव को हम राष्ट्रवाद बनाम एक ऐसे लोगों के बीच का देख रहे हैं जिसे जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 80 और 20 की लड़ाई है। तो 20% ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में इस तरह के अपने जो उनके कुचक्र थे, भ्रष्टाचार थे या गलत तरीके से उनकी आय के सोर्सेस थे, जो प्रभावित हुए। तो ऐसे लोग अब एक हो रहे हैं। अन्यथा चुनाव हम देख रहे हैं राष्ट्रवाद की ओर ही जाता दिख रहा है। तो बुलंदशहर के मुद्दे क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग आएंगे, तमाम लोग आएंगे, तमाम पार्टी के कैंडिडेट आएंगे, सबसे डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में कोई रैली नहीं कर सकते, ज़्यादा भीड़ नहीं कर सकते। तो क्या मन बनाया है कि कोई नेता आपके पास पहुंचेगा तो उससे कहेंगे भाई बुलंदशहर में ये विकास नहीं हुआ है, ये विकास कराइए, जल्दी वोट देंगे, ऐसा कुछ? बुलंदशहर में अगर मैं आपसे एक व्यापारी के नाते बात करूं तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है वो हमेशा सुरक्षा का रहा है। यहाँ एक समय था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बुलंदशहर जनपद से सराउंडिंग जितने भी कनेक्टिंग रोड हैं, चाहे स्याना रोड कहें, अनुपशहर रोड कहें, शिकार रोड करें और जो दिल्ली के लिए जाने वाली सिकंदराबाद वाली रोड है, गंगौर वाली, इन सब पे कोई हफ्ता जाता था जब व्यापारियों के ठेले ना छिलते। एक बात, कोई महीना जाता था जब किसी न किसी व्यापारी से रंगदारी न मांगी जाती। तो सबसे बड़ा मुद्दा व्यापारियों के लिए जो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा का रहा है। उसके बाद में कोरोना काल के अंदर एक व्यापारी वर्ग विशेष को छोड़ दें जिन्हें व्यापार करने की छूट दी गई, जिसमें मेडिकल वाले रहे, दूध वाले रहे या ऐसी घरेलू आवश्यकता की चीजें वाले रहे। अन्यथा बहुत सारा व्यापारी वर्ग ऐसा है जो अपना काम नहीं कर सका था। पिछले 2 साल व्यापार के लिए बड़े चुनौतीपूर्ण रहे हैं। तो व्यापारियों के साथ में ये भी है कि किसी न किसी प्रकार से सरकार व्यापारियों के लिए ऐसी योजना लाए जिससे उन्हें भी राहत महसूस हो सके। बैंकों ने जिन व्यापारियों के ऊपर ऋण था उनका लोन माफ नहीं किया था, तो सरकार से उम्मीद है कि सरकार आने वाले समय में उनके ब्याज की दरों में कहीं ना कहीं उन्हें कुछ रिलैक्सेशन दे। अन्यथा फिर भी व्यापारी सिर्फ सुरक्षा के मुद्दे पे अपने आप को सुखी महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है। 22-23 के बजट से सेटिस्फाइड है बुलंदशहर का व्यापारी? बुलंदशहर के व्यापारी एक बहुत अब चीजें स्पष्ट है कि बजट कैसा आया। इस बजट के लिए अब जो बाजार में लोगों का ट्रेंड है, पक्ष का नेता क्या कह रहा है, विपक्ष का नेता क्या कह रहा है, वो माने नहीं करते। क्योंकि पक्ष वाला अपनी बात कहेगा, विपक्ष वाला अपनी बात कहेगा। व्यापारी अब देख रहा है मार्केट कहां जा रहा है। अगर हमारी शेयर मार्केट अप गई है, शेयर मार्केट स्टेबल है, इन द सेंस बजट अच्छा है। तो इस बजट 2022-23 का जो बजट को देखा गया है, व्यापारियों का यही मानना है कि बजट बेहतर है, सभी के पक्ष में। व्यापारी खुश है, व्यापारी संतुष्ट है। संतुष्ट है, मतलब खुश नहीं। अच्छा, वो चीज़ बता दें कि जैसे बुलंदशहर में आपकी मिसेस भी शायद यहाँ की चेयरमैन रही है जी, तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं इस शहर को। क्या वो ज़रूरत है जिस पर काम करने की आने वाले विधायक को ज़रूरत है, सरकार को ज़रूरत है? क्योंकि एनसीआर का हिस्सा होने के बावजूद पिछड़ा हुआ माना जा रहा है बुलंदशहर। बुलंदशहर में 2 चीजें यहाँ आवश्यकता है। जैसे हमारे यहाँ पे पॉटरी जुड़ी हुई है, खुर्जा की अगर बात करें सराउंडिंग में है, तो वहाँ पे गैस की पाइपलाइन जा चुकी है। बुलंदशहर में भी अगर गैस की पाइपलाइन जुड़ेगी तो यहाँ उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ इसकी बहुत आवश्यकता है। आने वाले विधायक से यही मांग रहेगी किसी भी प्रकार से बुलंदशहर से लाइन होके तो जा रही है खुर्जा के लिए, लेकिन उस गैस की सुविधा बुलंदशहर के व्यापारी को नहीं मिल पाती है। यहाँ भट्टा बड़ा उद्योग है और ऐसे बड़े कई सारे उद्योग हैं जो नहीं लगा पा रहे हैं और कोयले के ऊपर आधारित है।
कोयला महंगा भी होता जा रहा है और कोयले का संसाधन भी सीमित यदि पाइपलाइन डाल दी जाती है तो जो रसोई गैस है उसकी कीमतों में कमी आ जाएगी। वो पाइपलाइन मैंने जो कहा अभी मैंने औद्योगिक गैस के लिए बात किया, घरेलू लाइन तो खुर्जा में पड़ चुकी है, बुलंदशहर में पड़ने वाली है। रेटों में कुछ फर्क है क्या? हाँ, काफी फर्क है। दो चीजें हैं, एक तो निर्बाध आपूर्ति, दूसरा दरों की जो ट्रांसपोर्टेशन लगती है वो कटौती होगी तो सस्ती पड़ेगी। अच्छा, डिजिटल इंडिया का हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कई व्यापारियों ने कहा कि भाई हम तो टूट के रहेंगे, कई व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी ज्यादा लगा दिया है, कई व्यापारियों ने कहा कि अब जो है हमें नुकसान होने लगा है। आपके हिसाब से क्या आप मान रहे हैं कि डिजिटल इंडिया करने से या नेट बैंकिंग करने से? डिजिटल इंडिया करने से व्यापार आगे बढ़ रहा है। मैं मेरे व्यापार का उदाहरण दूं, पहले हम लोग जीएसटी से पहले परेशान रहते थे क्योंकि दिल्ली राज्य में कुछ और दर थी टैक्स की, उत्तराखंड राज्य में कुछ और दर थी टैक्स की और उत्तर प्रदेश राज्य में कुछ और दर थी। आज जीएसटी से एक देश एक कर का प्रावधान लागू है, जिससे हमें अन्य राज्यों के प्रति प्रतिस्पर्धा करने में सुविधा रहती है। जो आज का औद्योगिक व्यापारी है, प्रगतिशील व्यापारी है, वो सब डिजिटल से खुश है, एक नंबर में व्यापार करना चाहता है। कुछ लोगों में भ्रांति है, समझ नहीं पाए हैं, शायद शिक्षा का अभाव हो या उनको जानकारी देने का अभाव हो। कुछ व्यापारी वर्ग ऐसे भी हैं, जैसे हम कई बार अखबारों में पढ़ते हैं कि गलत एड्रेस पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया और सरकार का घपला, ऐसे कुछ लोग हैं। अन्यथा जितना भी प्रगतिशील व्यापारी है वह जीएसटी से डिजिटल पेमेंट से सेफ हो गई, लूटने का खतरा नहीं है, खाते में पैसे आ गए। कोई जीएसटी फाइल के साथ छेड़छाड़ करके धंधेबाजी चल रही है, ऐसा किया जा सकता है? नहीं, जीएसटी फाइल के साथ में नहीं, ये अभी सेल टैक्स के अंदर जो कुछ ऐसे व्यापारी कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं, जब हम किसी भी जीएसटी फर्म का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस स्थल पे जाके हमें निरीक्षण करना होता है। कहीं ना कहीं वह लोग अपने कार्यों को ईमानदारी से नहीं करते, जिसकी वजह से फर्जी जीएसटी फर्म बना के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से बुलंदशहर का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मैं बहुत सहमत हूँ आपकी इस बात से। बुलंदशहर का एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ प्राइवेट स्कूल तो बहुत अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी की कमी है। अभी यहाँ पास में यूनिवर्सिटी मिलती है तो हमें मेरिट मिला करती है, लेकिन उसमें अगर मैं सरकार की तरफ से बात करूं, सरकार ने अभी यहाँ पे घोषणा की और काम चल रहा है मेडिकल कॉलेज का, जिससे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने में बहुत सहायता है। जितेश जी, क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? अमीर का बच्चा और गरीब का बच्चा अगर दोनों ही एक जगह पर देश आगे जाएगा, ऊंचाई और नीचाई की जो सोच है वो कहीं ना कहीं डेवलप होगी, बच्चे को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा पढ़ने के लिए। क्या कहेंगे अगर सरकार इस पर काम करे? मैं इससे आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और इसी के लिए मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, पीछे सरकार ने एक आदेश भी जारी किया था कि कुछ बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट हर स्कूल को पढ़ाने होंगे जो गरीबों के होंगे, जो प्राइवेट विद्यालय हैं। और मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में जो हमारा बेसिक प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है वह भी काफ़ी अपग्रेड हुआ है, जिससे उन बच्चों के अंदर भी अपने आप में एक अच्छी माहौल में पढ़ाई करने के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं। और गाँव में जब स्कूल अच्छे हुए तो वहाँ के भी कई प्रतिष्ठित लोगों ने उन्हीं स्कूल में बच्चे पढ़ाने शुरू किए। अब भाजपा हो या सपा, 12 से 17 सपा और 17 से 22 भाजपा, दोनों ही सरकारों के नुमाइंदे और दोनों ही सरकारों के लीडरों ने कहा था कि हम बुलंदशहर को रिंग रोड देंगे, हम बुलंदशहर से रेलवे लाइन कनेक्ट करेंगे, हम बुलंदशहर का जो फ्यूचर है उसको ब्राइट करेंगे, विकास ही विकास बुलंदशहर में दिखाई देगा। दोनों ही का ही कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, क्या बुलंदशहर के लोग सेटिस्फाइड हैं? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा है। एक अगर मेरी नज़र में देखें तो बुलंदशहर को दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन की लाइन देने का मुझे जरूरत इतनी महसूस नहीं होती है। उसका बहुत बड़ा कारण है हमारे पास में दिल्ली बहुत इजी बाय रोड अवेलेबल है। पहले दिल्ली जाने में 2.5 से 3 घंटा लगता था, दिल्ली पहुंचने के लिए मात्र मुश्किल से 50 मिनट 45 मिनट लगते हैं और हम दिल्ली में नितेश सर, हर आदमी इतना पैसे से मजबूत नहीं है जो 50 मिनट में दिल्ली पहुंच जाएगा। यहाँ भारत के अंदर आज भी 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो बसों में सफर करते हैं या ट्रेनों में सफर करते हैं, अप डाउन करते हैं, क्योंकि एनसीआर का हिस्सा है। मैं मानता हूँ कि 40 से 50% लोग आज भी दिल्ली से अप डाउन करते हैं बुलंदशहर की। यदि रेलवे लाइन जुड़ेगी तो शायद उनके लिए कुछ बदलाव होगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, फिर भी मैं अपनी बात को जोर के साथ में कहूँगा। बुलंदशहर में रेलवे लाइन की अगर बात करी जाए तो व्यावसायिक उपक्रम जिससे मजबूत हो, नौकरी रोजगार जिससे है, तो यहाँ ड्रप यार्ड का काम चल रहा है, आप देख रहे होंगे, जो पूरा होने के पास कगार है। बहुत बड़ी परियोजना बुलंदशहर को मिली है रेलवे की। रही
जाने के लिए फिर मैं कहूंगा बुलंदशहर से दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, प्राइवेट और सरकारी गवर्नमेंट का। वह इतना इजी अवेलेबल है, इतना इजी अवेलेबल है, हर 5 मिनट में एक बस जाती है। गरीब के लिए भी सुविधा है, अमीर के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, सभी के लिए सुविधा है। अगर मुझसे कोई कहेगा कि ट्रेन से जाना पसंद करोगे बस में, तो मैं कहूंगा बस से ज्यादा जाना पसंद करूंगा। बस जल्दी पहुंचाएगी बनस्पत ट्रेन के मेरी डेस्टिनेशन पे, क्योंकि दिल्ली सराउंडिंग चारों ओर से फैली हुई है। हम ट्रेन से जाएंगे तो निजामुद्दीन या वहां जाके उतरेंगे, फिर वापस लौट के आना पड़ेगा बहुत दूर तक। हितेश जी, तमाम जो बुलंदशहर के लगभग तमाम जो काली नदी रोड से कनेक्ट करते हैं, उनका व्यापार काली नदी रोड से चलता है। उन तमाम लोगों ने बीजेपी सरकार कहे या प्रशासन कहे, तमाम विरोध किया था कि भाई ये पूरे रोड खोद दिए गए हैं, डिवाइडर लगा दिए गए हैं, व्यापारी कहीं ना कहीं वैसे ही व्यापारी और व्यापार दोनों की कमर टूटी हुई है, ऐसे में खुदाई और ये सब। तो क्या वो व्यापारी की नाराजगी अभी दूर हो चुकी है? व्यापारी सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। व्यापारी की नाराजगी दूर हो चुकी है? व्यापारी कोई नाराज नहीं है, हाँ कुछ नाइतफाकी थी जो दूर हो चुकी है। तो आईपा के माध्यम से कोई अपील करना चाहिए? आईपा के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूंगा, हम सभी को मतदान अवश्य करना चाहिए। जितने भी नागरिक हैं, हम 10 फरवरी बुलंदशहर में विधानसभा का चुनाव है, हम शिक्षित एक अच्छी छवि का प्रत्याशी चुने और उसी को अपना मत दें। बुलंदशहर में जो मुख्य तौर पे 3 पार्टियां खड़ी हुई हैं, गठबंधन के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से और बहुजन समाजवादी पार्टी, तो मैं कहूंगा कि अगर मैं तीनों में कंपेयर करूं तो गठबंधन का जो प्रत्याशी उस पर 35-40 के करीब मुकदमे हैं। पहले 50 से ऊपर से कुछ कम करवा ली उन्होंने अपने रसूख के दम पे, 10 साल उनके भाई। व्यापारी जो है वो भाजपा के साथ है, व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और फिर मैं कहूंगा गठबंधन के जब ये प्रत्याशी सरकार में थे, विधायक थे, बुलंदशहर पे काबिज थे, तब इन्हीं लोगों के समर्थकों ने यहाँ खाकी वर्दी वालों की सितारे भी नोचे हैं। इन्हीं व्यापारियों के यहाँ इन लोगों के फोन आया करते थे, सामान ले लिया, पैसे नहीं लेने धमकाते थे। व्यापारी को शिक्षित, रोजगार, शिक्षित ईमानदार विधायक चाहिए, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग उस चीज को नहीं छोड़ेंगे और प्रदीप चौधरी को अपना मत देकर विजय बनाएंगे। तो आप थे हमारे साथ व्यापारी हितेश गर्ग जी, जिनके साफ तौर से यही कहना है कि अपने लोकतंत्र की इज्जत करें, अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। लोकतंत्र कब मजबूत होगा? जब हम अपने मत का प्रयोग करेंगे। आज भी हमारे देश में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ थोड़े से आलस में घर से नहीं जाते हैं कि हम जाएंगे तो वोट क्या करें, घर में ही रहें। हम अपने वोट की वैल्यू उस दिन समझते हैं जब कोई भी कैंडिडेट या कोई पार्टी हमारे सर पर सवार हो जाती है। हर एक व्यक्ति को अधिकार है अपने मत का प्रयोग करने के लिए। यदि आप वहां जाकर के किसी पार्टी को वोट नहीं डालते हैं तो अन्य जगह अदर्स पे भी आपका वोट चला जाता है, लेकिन आप अपने वोट का प्रयोग जरूर करें। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन जीशान के साथ आईपा के लिए मैं संजय।